एक ही ऑप्शन है आपके। वोटर्स की खासतौर से बात करें भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर, और वो सारे जो है अभय सिंह चौटाला सारे वोट काट देंगे, नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस का, बीजेपी को सहारा लगा रहे हैं। एक दूसरा बड़ा वायदा जो है आप कर रहे हैं 21,000 का बेरोजगारी भत्ता। अगर खाली बैठे घर बैठे बिठाए 21,000 रुपए आ रहे हैं तो कौन काम करने जाएगा? आपको नहीं लगता हरियाणा का युवा जो बेरोजगार बैठा हुआ है वो निठल्ला भी हो जाएगा 21,000 रुपए? सिंह और स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश दंगल 2024, जहां आपको हम दिखाने वाले हैं साल 2024 में राजनीति में आने वाले सारे उतार चढ़ाव। फिर बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की। फिलहाल मौसम लोकसभा चुनाव का है तो फिर बातें भी उसी हिसाब से की जाएंगी। और हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ रहने वाले हैं भारत पोस्ट से सुरेंद्र नैन जी। बिल्कुल, दंगल 2024 में आप सभी का स्वागत है। और अगर आज की मैं बात करूं तो आज के हमारे खास मेहमान है इंडियन नेशनल लोकदल की महिला की प्रधान महासचिव, और हम उनको हरियाणा की फायर ब्रांड नेता भी कह सकते हैं, सुनैना सिंह चौटाला। तो मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दंगल 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं और मेरी राम राम पूरे हरियाणा प्रदेश को। जी मैम, पहला और मेरा बड़ा सवाल कि जिस तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ये बात लोगों के जहन में भी है और विरोधी तो आपके कहीं ना कहीं ये बात कहते ही है कि जो हालात जेजेपी के हैं इस चुनाव में, वही हालात इनेलो की भी हैं। आप दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि आखिर बीजेपी को कैसे कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया जाए वोट काट कर, यानी कि आपको वोट काटू जो है करार वो दिया जा रहा है। इतनी बड़ी बात आपको लेकर कही जा रही है। हालांकि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और 10 की 10 सीटें जीतेंगे, वो सारी की सारी बातें, लेकिन लगातार, खासकर मैं कांग्रेस की बात करूं, इस तरह के आरोप आप पर लगातार लग रहे हैं। सबसे पहले तो
मैं आपके इस बात का जवाब दूंगी कि कांग्रेस किस बिहाफ पे वोट काटू कह रही है, जबकि एलनाबाद का जो चुनाव था आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला जिस समय किसानी के पक्ष में इस्तीफा देने के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें वोट काटने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने किया था और अपनी ही पार्टी के नेता की कैंडिडेट की जमानत जब्त करवा के आए थे। तो ये बात तो मैं यही कहूँगी कि उनकी बौखलाहट है इंडियन नेशनल लोकदल को लेके। और वहीं अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज कैंडिडेट ही नहीं है। जितने भी कैंडिडेट ले रखे हैं उधार के ले रखे हैं। 10 दिन पहले कोई कांग्रेस में था तो वो बीजेपी की मशीन में धुल के आज बीजेपी का कहलाने लग गया। निर्दलीय आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी थे तो उनको 10 मिनट पहले तो ज्वाइन कराया और अगले ही 15 मिनट में यानी कि आधे घंटे के अंदर टिकट भी दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअल में क्या है कि इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को और आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष को, अभय सिंह जी चौटाला के सत्य को देखते हुए पताल तक नींव है। और आज प्रत्येक वर्ग इस बात की दुहाई दे रहा है कि हमारा जो हमने राज देखा उसमें चौटाला साहब का राज ही सर्वोपरि उन्होंने रखा है। इंडियन नेशनल लोकदल वापसी कर चुकी है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में आपको इसके नतीजे दिखेंगे। चलिए, अगला सवाल मेरा आपसे ट्रिक क्वेश्चन है। एक ही ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, रिश्ते या राजनीति। देखिए, रिश्तों को निभाते हुए राजनीति, ये आपने ट्रिक कर दिया। एक ऑप्शन है आपके पास। देखिए, आज मैं राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करना चाहती हूँ जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने सिखाया। देखिए, आज अगर हम राजनीति में हैं और ये वो मंच है जिसके लिए हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं राजनीति को ही चुनूंगी। राजनीति चुनेंगे, यानी कि ये माना जा सकता है कि सुनैना चौटाला जो है अपने चाचा ससुर के सामने चुनाव लड़ सकती हैं और खड़ी हो सकते हैं हिसार के सियासी मैदान के अंदर। ये आपने अब राजनीति में आपने परिवार घुसेड़ दिया। अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो वो राजनीति में चाचा ससुर नहीं होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। तो ये एक विचारधारा की लड़ाई है। इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से ताल्लुक रखती है और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। वैसे परिवार की अगर बात आए तो देखिए, आज तक है ना चौटाला परिवार के ऊपर नजरें रहा करती, अब की बार चौटाला कुनबे के ऊपर नजरें हैं, क्योंकि फिर चाहे रणजीत सिंह चौटाला की बात हो, आपकी हो या नैना चौटाला की हो, उधर से जो है डबवाली से जो है अलग जो है आपका परिवार उठ करके आ रहा है। तो ये पूरा चौटाला परिवार अब की बार राजनीति में पूरे तरीके से एक्टिव है, हर साल रहा है। तो इस बार लगता नहीं है कि सिचुएशन बिगड़ने वाली है, मैसेज गलत चला जाएगा कि भाई एक ही घर की 2 बहुएं, ऊपर से ससुर भी एक ही मैदान से अगर लड़ेंगे तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज पहुंचा सकता है सोसाइटी में। देखिए, पूरा हरियाणा प्रदेश उसके जनक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं और केवल पीछे एक चौटाला लगने से उनका कड़ुम्बा नहीं हो जाता। जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक रखता है वही चौधरी देवीलाल जी का परिवार है। आज आप किसी भी नेता का रिकॉर्ड उठा के देखें, चाहे वो कांग्रेस के भजन लाल जी हों, चाहे वो आप वाजपेयी जी हों, किसी का भी रिकॉर्ड उठा के देखें, उनका ताल्लुक आपको आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से मिलेगा ही मिलेगा। बंसी लाल जी थे। तो ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं इनके जनक तो चौधरी देवीलाल जी ही माने गए हैं। यहाँ बात विचारधारा की, उनके विचारधाराएं बदलती चली गई और वो दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा तो आज भी चश्मे के साथ इंडियन वो तो कह रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी में चले नहीं गए, हमें धक्का मार के निकाल दिया और बड़ी हृदय को पीड़ा हुई और मजबूरी में नई पार्टी का डंडा और झंडा जो है हमें उठाना पड़ा है। दिग्विजय सिंह चौटाला से लास्ट मेरी बात हो रही थी तो उनका बयान है ये। देखिए, कोई भी इस बात को कहे कि निकाल दिया, आज पार्टी में से कोई किसी को निकालता नहीं है, लेकिन एक महत्वाकांक्षा, एक तो महत्वाकांक्षा होती है जो हर एक को होनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के चलते वो चले गए। अगर निकाल दिया और उनकी विचारधारा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के साथ थी तो जब किसान डंडे खा रहे थे तो इस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चौधरी देवीलाल जी तो उसी टाइम कहते थे कि मैं किसान पहले हूँ नेता बाद में हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये केवल बोलने की
बोलना अलग बात है और उनको अपनाना एक अलग बात है। उन्होंने अपनाया नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला। किसानों का जिक्र आपने किया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है इस्तीफा भी दिया अपने पद से और अपनी सीट से, लेकिन कुछ खासा फायदा उन्हें भी नहीं हुआ किसानों की तरफ से। देखिए, अगर एलनाबाद के उपचुनाव को छोड़ दें तो बाकी कोई साथ ज़्यादा सा किसानों ने दिया नहीं अभय सिंह चौटाला के। फिर चाहे आदमपुर उपचुनाव की बात हो या फिलहाल राजनीति की अगर बात करें तो वो अपने ही अलग कैंडिडेट उतारने वाले हैं। तो लगता नहीं कि यार जितना हमें मिलना चाहिए था किसानों की तरफ से मिला नहीं। देखिए, लोभ और लालच अगर होता, राजनीति अगर खेलनी होती तो वो शायद इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि बहुत एक सेंसिटिव सीट थी और एक ही हमारे पास सीट थी। लेकिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को कायम रखना हमारा एक मकसद था। एक किसान के दिल को ये तसल्ली हो कि उनके परिवार में उनके जैसा कौन है, तो इस बात के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। और जहाँ तक आपने कहा कि फ़ायदा नहीं, हर एक किसान की जुबान पे आज ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हम तोड़ेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हम जुड़ेंगे। नतीजे बताएंगे कि क्या होता है। अगर हो सकता है कि साइलेंट वोट आए, तो ये कोई पैमाना नहीं है आज कि कौन कहाँ पे है। पैमाना तो उसी दिन आएगा जिस दिन वोट की काउंटिंग होगी और मशीनों में जब कैद हो जाएंगे। तो फिर कब तक कैंडिडेट्स कब तक घोषित किए जा सकते हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि नतीजे तो जब आएंगे जब कैंडिडेट मैदान में होंगे। काफ़ी समय से लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि इनेलो जो है कब अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने वाली है। इंडियन नेशनल लोकदल ने तो अपने प्रत्याशी बिल्कुल एक लिस्ट बनी हुई है। सिर्फ नवरात्रि का इंतजार है कि जो हमारे धर्म में, समाज में एक मानते हैं माँ दुर्गा शक्ति, जो इनका अभी नवरात्रि आएंगे तो उनमें घोषणा हो जाएगी। बाकी जो पार्टियां आप कह रहे हो आएंगे, तो बाकी पार्टियों में भी बड़ी असमंजस, अभी तक तो किसी के भी नहीं आए। वो लोग तो नेशनल, अपने आप को नेशनल पार्टीज कहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को इस मुकाम पे कहती है कि हमारे मुकाबले में तो आज कोई पार्टी है ही नहीं। नेशनल पार्टी तो ये भी कहती है आज तक हमने जो है गठबंधन में एक ही कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, वहाँ अभय सिंह चौटाला हमारे वोट काटने के लिए पहुंच गए हैं। अच्छे खासे वोट जो है सुशील गुप्ता को मिलने वाले थे, जाट वोटर्स की खासतौर से बात करें भूपिंदर हुड्डा के इशारे पर, और वो सारे जो है अभय सिंह चौटाला सारे वोट काट देंगे, नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस का, बीजेपी को सहारा लगा रहे हैं। देखिए, अभय सिंह जी चौटाला वोट काटने नहीं, अभय सिंह जी चौटाला वोट के दम पे जीतने के लिए गए हैं और निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र का मैदान वो फतेह करके ही आएंगे। जहाँ तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने ही वोट काटने के काम किए हैं, ना कि अभय सिंह जी चौटाला। वो अपने एक आदर्श को लेके किसानी और मजदूर के पक्ष में वो खड़े हैं और जनता उनके साथ है। चलिए, तो फिर ये आने वाले चुनाव में क्या घोषणाएं क्या रहेंगी, घोषणा पत्र क्या रहेगा, क्या कुछ करने वाले हैं अगर दोबारा सरकार के अंदर आ जाते हैं आप लोग, सत्ता में आते हैं? देखिए, सबसे पहला तो भाईचारा कायम रखेंगे, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी ने तार तार करके रखा हुआ है। वहीं किसान को उसकी एमएसपी की गारंटी, ठीक है। वहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसको हम लागू कराएंगे। जहाँ तक बात आज बेरोजगारी की है, आज हमारा युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हर युवा को, हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, और जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ताकि वो अपने आप को मायूस महसूस ना करे। वहीं एक और नई पेंशन शुरू करेंगे महिलाओं के लिए। आज महिलाएं महंगाई से बहुत परेशान हैं, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ इसी बात का कि आज चूल्हा चौका चलाना भी मुश्किल है। तो हर घर में एक गैस का सिलेंडर हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, भरवा के। क्योंकि मैं कई जगह जाती हूँ, मेरी ताई पूछती है बेटी खाली देगी कि भर के देगी, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि भरवा के देंगे। और 1100 रुपये की उन्हें एक सहायता राशि किचन के लिए दी जाएगी, ताकि महिलाएं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक स्वाभिमान महसूस कर सकें। और यहाँ एक सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए बहुत सारी घोषणाएं आप कर रही हैं कि 21,000 का बेरोजगारी भत्ता या 7500 पेंशन या 1100 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब मान के चलिए जो केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार आज के दिन दोनों का पसीना निकल गया है। 5100 पेंशन अब तक हो नहीं पाई है, आप बोल रहे हैं 7500। क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? किसी तरीके से आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके देखा है, या सिर्फ ये जनता को प्रभावित करने के लिए आप लोगों ने बोल दिया 7500? बिल्कुल भी नहीं। एक समय चौधरी देवीलाल जी 100 रुपये पेंशन के लिए कहा करते थे, तो विपक्ष इस बात के ऊपर भी कहा करता था कैसे कर देंगे, सरकारी खजाना नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला प्लस में सरप्लस छोड़ के गए थे, पैसा छोड़ के गए थे खजाने में। उनके जाने के बाद से, और जो उनका समय था, उस समय वो 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे। उस समय जो बजट था
वो 21,000 करोड़ का था हरियाणा प्रदेश का। आज हरियाणा प्रदेश का बजट 1,84,000 करोड़ है। तो ऐसे में उसके आधार पे बिना पे हम कह सकते हैं देने की मंशा होनी चाहिए। दे सकती है सरकार, आज भी दे सकती है, लेकिन इनकी मंशा में खोट है। 5100 पेंशन कर सकती है, लेकिन इनकी मंशा में खोट है। आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बात बहुत अच्छी कही थी अपने एक वक्तव्य में। उन्होंने कहा था कि राज तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उस राज को चलाना आता है तो केवल ओम प्रकाश जी चौटाला को आता है। तो उन्हीं से सीखा है अभय सिंह जी चौटाला भी, जो वायदे किए हैं उनको पहली कलम से पूरा करके देंगे। चलिए, एक दूसरा बड़ा वायदा जो है आप कर रहे हैं, 21,000 का बेरोजगारी भत्ता। अगर खाली बैठे घर बैठे बिठाए 21,000 रुपए आ रहे हैं तो कौन काम करने जाएगा? आपको नहीं लगता हरियाणा का युवा जो बेरोजगार बैठा हुआ है वो निठल्ला भी हो जाएगा 21,000 रुपए लेने के बाद? देखिए, पढ़े लिखे युवा को, मैंने कहा पढ़े लिखा युवा, पढ़े लिखे युवा को रोजगार देना सरकार का दायित्व बनता है। वो रोजगार पैदा करे, या तो वो रोजगार पैदा करे या फिर उनको बेरोजगारी भत्ता दे, ये सरकार के दायित्व बनता है। इसी के तहत मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, और ये बात है भी क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा जो होगा वो घर बैठ के या तो नशे की तरफ जाएगा या फिर देश को छोड़ने की बात करेगा। हम अपने युवाओं को ना देश छोड़ने की कह सकते हैं, ना उसे नशे की तरफ जाने दे सकते हैं। इसलिए ये सरकार का दायित्व होगा और वो अपना दायित्व निभाएगी। जी। तो बिल्कुल सुनैना जी, आपने काफ़ी सारे मुद्दों की बातें बताई कि अगर इनेलो सत्ता में आती है तो क्या कुछ करेगी, वो सारी बातें आप अक्सर बताते रहते, आज भी आपने बताई। फिर से हम लोकसभा चुनाव को लेकर लौटेंगे। वैसे तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में आपकी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन सभी का मानना ये है कि इनेलो की तरफ से हिसार जो उम्मीदवार होने वाले हो आप हो, यानी कि इनेलो के कैंडिडेट हिसार से आप रहेंगे। और अगर दूसरे तरीके से देखूं तो ठीक है, आप डबवाली में मैरिड है चौटाला गांव में, तो आपका जो पैतृक गांव है वो दौलतपुर है, हिसार ज़िले के कुलाना विधानसभा में आता है। और मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया आपके बारे में, तो हालांकि रोहतक में भी आप पढ़े हो, लेकिन FC कॉलेज हिसार में भी आप पढ़े हो। और राजनीति पे आप भले ही थोड़ा सा लेट आए, लेकिन अगर छात्र राजनीति की बात करें तो अगर मैं सही हूँ तो आई थिंक 94-95 का वो दौर जिसमें आप छात्र संघ की प्रधान भी रही हैं, यानी कि जो आपका सारा का सारा सर्कल, सारी की सारी चीज़ें कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। तो आखिर बड़ी बात ये है कि आपके सामने उसी कॉलेज में पढ़ी हुई आपकी जेठानी नैना सिंह चौटाला भी आती हैं, और आपके जो चाचा ससुर हैं रणजीत सिंह वो ऑलरेडी आ चुके हैं, कांग्रेस को भी उतार देंगी। तो कैसा चुनाव आपका रहने वाला है? देखिए, इसका जैसे कि आपने पीछे जाके उदाहरण दिया, मैं उससे भी पीछे आपको महाभारत में ले जाना चाहूँगी। महाभारत काल में भी परिवार ही थे, लेकिन अपने अपने मुद्दों को लेके, अपने अपने एक आदर्श को लेके लड़ रहे थे। वो धर्म युद्ध था, वो असत्य पे सत्य की जीत थी। तो इसी तरीके से ये आज की बात नहीं, ये हर युग की बात रही है। आज अभय सिंह जी चौटाला अगर खड़े हैं तो वो एक किसान मजदूर कमेरे की हर वर्ग की लड़ाई को लेके खड़े हुए हैं, ना कि केवल राजनीतिक भूख उनको, क्योंकि राजनीतिक भूख उनको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आज आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला 89 साल की उम्र में हैं, वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का मुद्दा उठ जाता है कि हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बनाया और उसको प्यार से सिंचा आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने विकास की जड़ियाँ लगाई। ऐसे में जब जो नुकसान हमारे वर्कर का हरियाणा प्रदेश का हुआ, उसकी कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए आज हम मैदान में हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि परिवार में कौन है और कौन नहीं, हम अपने अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी विचारधारा आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के किए हुए काम और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला जो जुबान के धनी कहे जाते हैं, उसको लेके है और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात आपसे करूं, क्योंकि आपके वहाँ पार्टी के कैंडिडेट है अभय सिंह चौटाला, और उनके सामने फिलहाल जो है बीजेपी से नवीन जिंदल हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से सुशील गुप्ता है। आप महिला हैं, महिलाओं की आवाज़ सशक्त करती हैं। हो सकता है शायद आपने वो बयान देखा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला सुशील गुप्ता के लिए प्रचार कर रहे थे और उन्होंने हेमा मालिनी के लिए, आलिया भट्ट के लिए जो कुछ भी बोला, तो उस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ में मर्यादा बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके महिलाओं को लेके। महिला शक्ति एक वो शक्ति है जो सहन करना भी जानती है और माँ दुर्गा की तरह संहार करना भी जानती है। तो कहीं ना कहीं देखो, अपनी मर्यादित भाषा का ज़रूर इस्तेमाल कर उस पर काबू रखना चाहिए। और जहाँ तक बात आपने कही, कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के आपने बताए, वो भी अभी नव नियुक्त ही हैं।
पहले वो कांग्रेस में थे, तब आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें कोयला चोर कहा करते थे। आज उनकी वॉशिंग मशीन में 15-20 मिनट में वो साफ होके आज वो उनके कैंडिडेट बन गए। तो जनता जो है इतनी आज भोली और पागल नहीं है, उनको सबसे बड़ा जो अधिकार है वोट की ताकत, वो उसका इस्तेमाल करेंगे और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को जिताएंगे। ये जो एजेंट बन के आ जाते हैं, मैं आप बताइए कि आपके एक विचारधारा की लड़ाई होती है, क्या इतनी जल्दी कांग्रेस की विचारधारा से हटके 20 मिनट में ही बीजेपी की विचारधारा कोई अपना लेगा? वो कतई नहीं अपना सकते। इसलिए आज जनता ने ये फैसला लिया है कि जो पुराना हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का कैडर है वही हमारी अपनी पहचान है, वो हमारी पार्टी है। इसलिए अभय सिंह जी चौटाला ही वहाँ से विनिंग कैंडिडेट होंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हमारी पहचान जो है इनेलो है, पुरानी पार्टी, और जैसा अंकिता ने बताया कि हम जब दिग्विजय चौटाला से बातचीत कर रहे थे तो मैंने भी उनसे ये सवाल किया था कि अभय सिंह ने फतेहाबाद में बोला कि काश अगर ये लोग, ये परिवार, अजय सिंह का परिवार अलग ना हुआ होता तो सरकार भी हमारी होती और 10 के 10 सांसद भी हमारे होते। तो इस पर दिग्विजय ने कहा कि हम तो पार्टी छोड़ना नहीं चाह रहे थे, हमें निकाला गया है। और दूसरी बात, जो बड़ा बयान उन्होंने दिया जब परिवार की बात आई, कि दुष्यंत चौटाला जो उभरती हुई ताकत है, वो उनको रोकने के लिए परिवार के लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं, मैंने उनका ये बयान देखा नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि जिस समय दुष्यंत चौटाला जी हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो अभय सिंह जी चौटाला ही उनको टिकट दिला के उनको इस मुकाम पे लेके आए थे कि मेरे परिवार का एक होनहार युवा आगे आए। लेकिन उन्होंने आगे चल के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को ही छोड़ दिया। क्या आप इंडियन नेशनल लोकदल में रह के उस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते थे? कभी भी कोई भी परिवार, अपने राजनीतिक दल का परिवार अपने नेता को कभी लेट डाउन नहीं करता है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के हमारे ही एक कार्यकर्ता को मायूस किया है। ना केवल हमारे, जो लोग जेजेपी से जुड़े थे उनको भी उन्होंने मायूस करने का काम किया है। 5 साल उन्होंने राज किया। आप जाके पूछे, मेरे कहने की बात नहीं है, उनके पार्टी के ही नेता आपको ये कहते रोते दिखाई देंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल होगी कि हमने जेजेपी पार्टी को एक समर्थन दे दिया। इससे भला तो हम आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ रहते ताकि हमारे बालक नौकरी तो लगते। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जनता कहती है, मुझे इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक परिवार की बात है तो आज ये परिवार का मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है, जहाँ बेरोज़गारी, महंगाई और मैं यही कहूँगी अव्यवस्था जो फैली हुई है समाज में, कोई सामाजिक काम नहीं होते हैं, सामाजिक तरीके से लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो इसके लिए हम सबको एक होकर उठना पड़ेगा और हर एक वर्ग को इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि हमारा भाईचारा कायम रहे। जी, अभी करीब 2 सप्ताह पहले जो इतना बड़ा परिवर्तन हरियाणा में हुआ, गठबंधन से अलग कर दिया गया जेजेपी को, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लगभग आधा से ज़्यादा कैबिनेट बदल दी गई। तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? और उनके बाद जो फिलहाल सांसद थे कुरुक्षेत्र से, आज वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो लगातार कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला की जमानत भी जब्त होगी और इनेलो के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो जब उन्होंने ओथ ली तो वो भी असंवैधानिक था, 91 लोग थे। तो जब इन लोगों को यही नहीं पता कि कानून का दायरा क्या है, उनकी बात के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। दूसरी एक चीज़ और है, जो आपने कहा कि वो जमानत जब्त की बात कर रहे हैं, तो अगर उनकी पार्टी में तो अभी उधार के कैंडिडेट है, जमानत जब्त उनकी होने वाली है। और आपने कहा कि गठबंधन टूट गया, जो गठबंधन था दोनों पार्टियों का, तो इसको मैं सिरे से ही नकारती रही हूँ, पूरा हरियाणा प्रदेश नकारता, क्योंकि ये ठगबंधन था, गठबंधन था ही नहीं। और वहाँ उन्होंने एक चीज़ और कही है कि हमने किस वजह से गठबंधन तोड़ा, वो बताया कि 5,000 जो है बुजुर्गों की पेंशन 5100 नहीं की, इसलिए तोड़ा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अगर इतनी बुजुर्गों के प्रति आस्था थी तो 9 महकमों की जगह केवल एक पेंशन का ही रख लेते कि उनकी पेंशन कर दो, हमारा इसमें पूरा हो जाएगा, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों का मान और सम्मान हो जाएगा और हमें 9 महकमे नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है राजनीतिक तौर के ऊपर आज जनता इन चीज़ को समझ चुकी है। अपने फ़ायदे के लिए तो सभी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जनता का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं यही कहूँगी, आज पूरे राजनीति में इन सब चीज़ों को छोड़ के
आप अगर राजनीति करते हैं तो उसको समाज के हिसाब से करना सीखें, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्श को आगे बढ़ाना सीखें। जी, गठबंधन को लेकर एक और सवाल है मेरा, याद आ गया मेरे बीच में, जैसे आपने कहा कि वो गठबंधन टूट गया, अभी जो नया गठबंधन बना है इंडिया अलायंस पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं बहुत बार मैंने अभय सिंह चौटाला का जब इंटरव्यू किया तब भी और वैसे वो बयान देते रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है ना इंडिया अलायंस के लिए अगर पार्टी सीटों को लेके भी, सीट शेयरिंग को लेके भी कोई सेक्रीफाइस करना पड़ा, त्याग देना पड़ा, तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। पहले दिन से लेकर आखिर तक उन्होंने प्रयास किया कि इंडिया अलायंस में इन लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आखिर क्या आप वजह मानते हैं? ऐसी कौन सी वो ताकतें हैं, ऐसे कौन से वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि हरियाणा में इंडिया अलायंस मजबूत रहता? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया जो अलायंस की बात, उसके जनक, उसकी शुरुआत आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जो जन्म दिवस था फतेहाबाद में, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने उसकी शुरुआत की। वहाँ उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में मंच से एक बात कही थी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इससे दूर रखा जाए, ये नेशनल पार्टीज़ हैं। जब नीतीश कुमार जी ने एक आग्रह किया कि भाई हमें कांग्रेस को साथ लेना पड़ेगा, तो चौटाला साहब ने कहा कि इसके लिए हम अपने निजी हितों को छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, आपका अगर अलायंस होता है, अगर हिंदुस्तान की राजनीति में जो बदलाव की आज आवश्यकता है, जो जिसके लिए ज़रूरी है, तो आप उस हिसाब से कार्य करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसी दिन से हम लोग एक साइड हो गए थे कि ठीक है, अगर जनता के हित में अगर ये बात होती है तो अच्छी बात है। लेकिन लोकल जो नेता रहे हरियाणा प्रदेश के, मैं सीधा सीधा यही कहूँगी, क्योंकि जब भी मुझसे पत्रकार कुछ पूछते थे तो वो कांग्रेस का नाम लेने से पहले भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का नाम ले देते थे। मैं उनसे हमेशा ये पूछती थी कि क्या आप केवल भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को ही कांग्रेस समझते हो? कांग्रेस का एक अपना एक कैडर है, जबकि पूरा कैडर तो इस चीज़ को चाहता था, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अपने स्वार्थ, अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए इस अलायंस में इंडियन नेशनल लोकदल की भागीदारी को नहीं होने दिया। और आज सारे उनके जो जितने भी आप जाएंगे, किलोई में जाओ, आप कहीं पे भी इस बात की चर्चा करेंगे तो खुल के लोग इस बात को कहते भी हैं। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल को आप स्वयं सोचें, जो राजनीति करता है वो इस बात को अच्छे भली भांति समझता है कि अगर आपके एमपी के चुनाव हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव हैं, तो उसमें फ़ायदा किसको? इंडियन नेशनल लोकदल का फ़ायदा तो एक बड़े दल को हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को उनका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने पहल इसीलिए की थी कि जनता का फ़ायदा किस चीज़ में है। तो यही बात मैं कहूँगी कि अलायंस हो या ना हो, इंडियन नेशनल लोकदल मैदान में है और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें, जिस तरीके से नेशनल पार्टीज़ का आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में जो पिछले काफ़ी समय से नारे लगाए जा रहे हैं कि एनडीए जो है अब की बार 400 पार करने वाली है। हरियाणा में भी कुछ महीने पहले की बात भी अगर देखें तो मोदी की लहर चल रही थी, भाई 10 की 10 सीटें उनके पाले में नजर आ रही थी। जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई, 5 सीटों पर जो है आकर के आज बीजेपी सिमट रही है। ऐसे बहुत सारी जो है विश्लेषण हम देख रहे हैं, और 400 का पारा अभी भी जो है उनका लगा हुआ है। तो लग रहा है आपके पास 400 पहुंच जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? अंकिता, आप पत्रकार हैं, आप मुझसे भली भांति जानते हैं, आप चौथा स्तंभ हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि जो भारतीय जनता पार्टी, आज उनके पास अपने चुनाव में मैदान में उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं है। तो इस बात से पहली बात तो यहीं से उनका सफाया हो चुका है, ज़मीन खिसक चुकी है। जो बात कहते हैं मोदी जी का नाम, तो फिर इनको कैंडिडेट देखने की क्या जरूरत है? किसी को भी खड़ा कर दो। नाम ही जब मोदी जी का चलना है तो फिर ये क्यों कैंडिडेट बदलने की बात, क्यों कि कहीं और से उधार लेने की बात करें? तो आज जनता मोदी विरोधी लहर है, इसलिए आज इनको इनकी जो है मशक्कत करनी पड़े। ये केवल जो बड़े टीवी चैनल हैं, जो बिकाऊ टीवी चैनल्स हैं, वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि दरअसल जो है धरातल की सच्चाई ये है कि आज एंटी मोदी है। हर जनता का एक एक वर्ग जो है नरेंद्र मोदी जी के उन वायदों को याद करता है। आज जाएंगे तो पूछेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, इन तमाम सवालों के जो उन्होंने 15 लाख का वायदा किया था, जो महिलाओं को एक राहत, महंगाई से राहत दिलाने के लिए सिलेंडर कहते थे कि फ्री में देंगे, वो 1100-1200 का कर दिया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, आज युवा बेरोजगार है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को पहल करने की बात करते थे, आज हर जगह, कहीं गुजरात से, अलग अलग स्टेटों से बड़े बड़े ओहदों पे हमारे बैठा दिए। इन तमाम सवालों से बचने के लिए उधार के कैंडिडेट लाए गए हैं और अपनी जो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए उनको खड़ा कर दिया गया है। आज कोई 400 पार नहीं, ये 4 पार कर जाएं तो मैं यही कहती हूँ कि
वही बहुत है। और हरियाणा प्रदेश में आपने कहा 4-5 सीट नहीं, इनका तो आज 10 की 10 सीटों पे हालत बुरी है। क्योंकि आप देखेंगे जो खुद स्वयं मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी खट्टर, करनाल में उनकी हालत इतनी खस्ता है कि उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और मुझे किसानों से डर है। हरियाणा प्रदेश में रह के अगर किसानों से डर होगा तो क्या आप मान सकते हो कि वहाँ से उनकी जीत होगी? वो सीट भी वो बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आज भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है और आज उनके पसीने छूटे हुए हैं। और जहाँ बात भारतीय जनता पार्टी करूँ वहाँ कांग्रेस का भी मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं याद कराना चाहूँगी हरियाणा प्रदेश के लोगों को कि अगर कांग्रेस भली होती तो बीजेपी कहाँ से आ जाती। कांग्रेस भली नहीं थी। 87 में एक नारा चल गया था कि किसान जो है खेत में घास उगती है, उसका नाम भी उन्होंने कांग्रेस घास रख दिया था। तो एंटी जमींदार, एंटी किसान, एंटी मजदूर कांग्रेस को भी उतना ही दोषी कहीं ना कहीं मानते हैं। चलिए, उसके बाद एक सवाल जो है वो मेरे दर्शकों की तरफ से, क्योंकि जो है हमने पोल डाला था तो वहाँ एक चीज़ उभर करके आई थी कि देवरानी जेठानी के बीच का संबंध जो है वो मेरे दर्शक ज़रूर जानना चाहते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं ये बातें निकल करके आती हैं ऑफ द कैमरा, जो है आएगा भाई ये ज़रूर कह दिया जाता है कि यानी कि जो पार्टी को अलग करने में वो सारी चीज़ें हाथ उनका रहा। आपका क्या मानना है नैना चौटाला जी को लेकर के, आपकी राय क्या है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि वो मेरी आदरणीय हैं। वो जो आपने कहा एक रिश्ता है जेठानी का, वो देखो वो रहेगा। जहाँ समाज है हमें यही सिखाया गया है, सामाजिक तौर पे वो मेरी आदरणीय है, लेकिन वैचारिक तौर पे मैं कहीं ना कहीं यही कहूँगी कि जेजेपी ने जो आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किया वो बहुत गलत था। वो कतई नहीं करना चाहिए था। वो एक परिवार के लिए भी गलत था और एक वोटर के लिए भी गलत था। तो मैं यही कहूँगी कि इसमें मुद्दा देवरानी जेठानी का ना रख के एक विचारधारा का ही मुद्दा रखा जाए। क्योंकि आएगा भाई ये सुनने में ज़रूर मिल जाता है कि नैना क्या गई, सुनैना के बाग खोल गई। वो सुनकर के मतलब कभी बुरा लगता है या कैसा, आपका रिएक्शन क्या रहता है उसके ऊपर? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत परिवार की थी, उस समय में उनका जाना ये बहुत ही दुखदाई था। और उसी समय में अगर मुझे ये जिम्मेवारी दी गई तो मेरा ये दायित्व, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि परिवार के साथ खड़ी हूँ। जैसी भी मैं नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी नेता हूँ या कुछ हूँ, हाँ, लेकिन जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही परिवार के साथ खड़ा रहना चाहती हूँ। चलिए, मेरा आखिरी सवाल करण अर्जुन को लेकर के। देखिए, चुनाव चल रहा है, हर नेता हर कार्यकर्ता मैदान के अंदर है, लेकिन करण अर्जुन की जितनी मौजूदगी नज़र आनी चाहिए थी उतनी मौजूदगी नहीं है। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपके सामने, चाहे लोग कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी है, वो मैदान में क्यों खुल करके नहीं उतर पा रहे हैं? देखिए, अर्जुन निरंतर इस में चुनाव मैदान में है। वो आगे जाके प्रोग्राम सेट करता है अभय सिंह जी चौटाला के लिए, प्रचार करता है। और जहाँ तक बात आपने करण की कि करण भी स्वयं इसी चीज़ में वो कार्यकर्ता बन के काम करते हैं, वो नेता बन के काम नहीं करते। बस फ़र्क यही है कि वो कहते हैं कि हम तब तक अपने आप को नेता नहीं मानेंगे जब तक हम कुछ कर ना लें। तो सिर्फ फ़र्क इतना ही है जी। तो बिल्कुल सुनैना जी, अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि अभी कुछ महीने पहलों की बात करें तो इनेलो की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई और ख़ास तौर पर सुनैना चौटाला हर एक ज़िले में गई, विधानसभा में गई और ख़ासकर महिलाओं से मिली। तो जो ये कहा जाता है कि 2019 में जो बिखराव हुआ था, कहते ना कि झूठ बोल के वोट ले लिया या वोट बिखर गया, कहीं ना कहीं जो लोगों में और ख़ासकर इनेलो के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी था और दुख भी था। और अब से फिर चुनाव है, क्योंकि लोग किसके साथ कितने हैं, यानी कि भीड़ जो है लोकतंत्र में चुनाव से पता लगता है। तो सुनैना सिंह चौटाला को आखिर कितना विश्वास है कि 2019 के बाद जो आपका इम्तिहान, जो आपका पेपर 2024 में होने वाला है, कितनी उम्मीद आपको जनता से? देखिए, जिस दिन हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की तो हमने एक मीटिंग्स की थी पहले हर जगह जाके। हमने हर जगह कार्यकर्ताओं से एक बात कही कि आप लोग जब यात्रा आए, हम नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बोझ डाला जाए। तो जब हमने कहा कि आप सिर्फ दाल रोटी और सिर्फ यात्रा के लिए ये बंदोबस्त रखना है, लेकिन उस यात्रा में जब हम निकले तो जो जोश हमने देखा, किसी भी आप प्रत्येक कार्यकर्ता से वहाँ गांव में जाके लोगों से या सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, एक तो जन सैलाब हमेशा साथ चलता रहा। और इतने जब तादाद में हम जाके रुकते थे तो प्रत्येक गांव ने कार्यकर्ता को भी ये कहा कि ना भाई, गांव में अगर देवलाल जी की पार्टी आ रही है
तो उसका खर्च हम स्वयं करेंगे। ये कोई आप लोगों और हमें कहीं पे भी पनीर और मिठाई और मतलब लोगों ने पलकें बिछा के आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का स्वागत किया, पूरा मान और सम्मान दिया। वहीं जब उनसे पूछा कि आपकी समस्याएं क्या है, हर एक गांव में एक कॉमन समस्या जो हमें देखने को मिली कि स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, वाटर बॉक्स जो है वो सूखे पड़े हैं, सफाई नहीं है, गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं। और गांव में जो बच्चे पहले खुशी मनाया करते थे कि नौकरी लग गई, अब तो हम खुशी मनाना भी भूल गए हैं। गांव से युवा जो है पलायन कर रहा है, विदेश जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इन तमाम समस्याओं को भी जब हमने जाना समझा तो वहीं एक लोगों के बीच में एक विश्वास, एक उम्मीद की किरण जगाई कि जिस दिन अपना राज बनेगा इन तमाम समस्याओं से हम उनको निजात, इसीलिए हमने ये मैनिफेस्टो जो मैंने बताया, अंकिता जी जो पूछ रहे थे कि आप कैसे करोगे, ये करना ज़रूरी है। हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए ये तमाम चीज़ें करनी, ये जो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत जो मेन है, ये करनी बहुत ज़रूरी है। वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली कि हम जनता को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे जनता के लिए काम कर सकते हैं। तो परिवर्तन यात्रा का जो बेनिफिट है वो तो देखिए अब वोट में जब तब्दील होगा तो हमें भली भांति पता चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है हरियाणा प्रदेश से, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के साथ खड़ा है। जी, तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम दंगल 2024 का खास एपिसोड, जिसमें हमारे सीधे सवालों का सीधा जवाब दिया है सुनैना चौटाला जी ने। और खैर लगातार जो है सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, राजनीति के दांव पे जो है आपको यूं ही दिखाते रहेंगे, यूं ही सीधे सवाल अलग अलग नेताओं से, नेत्रियों से पूछते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम दंगल 2024।